सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बायोकेमिस्ट्री का एमसीक्यू सेट 5 कर रहे हैं, जिसमें हम 201 से लेकर 250 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने 200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और उसकी एमसीक्यू सेट भी आपको प्रोवाइड कर दी है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो जो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखे हैं ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, देखो आज के टॉपिक्स में हम क्या क्या रखेंगे। रेडियो आइसोटॉप्स और उसके यूजेस बायोकेमिस्ट्री के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, क्या प्रिंसिपल्स है, कैसे वर्क करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएफटी और इसी को हम बोलते हैं केएफटी या आरएफटी। क्लियर बात। थायराइड फंक्शन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं टीएफटी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स और क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन और फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके साथ साथ एलिजा से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स जिनके बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से लेके बेसिक से लेके एडवांस सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोकस किस पे रहेगा, एलएफटी, आरएफटी और टीएफटी पर। देखो इनमें ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, वैल्यूज़ के बारे में, वैल्यू या नॉर्मल रेंज के बारे में। ठीक है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है अपने लैब टेक्नीशियन कोर्स में। जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी नॉर्मल रेंज हैं, उसको मैंने एक ट्रिक के बेसिस पे याद कराने की कोशिश की है। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। क्लियर बात है। स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। रेडियो आइसोटॉप किसका प्रयोग करते हैं। रेडियो आइसोटॉप आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है रेडियो आइसोटॉप्स इन चारों में से किसके लिए, किस चीज़ की स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हीटिंग सैंपल्स के लिए, कलर डिटेक्शन के लिए, ट्रेसर स्टडीज़ के लिए या सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। ठीक है, अब देखो हम बात करें रेडियो आइसोटॉप्स की। ठीक है, तो रेडियो आइसोटॉप्स हम जब भी यूज़ करेंगे ट्रेसर स्टडीज़ के लिए यूज़ करेंगे। क्लियर बात है। द राइट ऑप्शन इज सी, रेडियो आइसोटॉप्स इमिट रेडिएशन। अब सिंपल सी बात है, रेडियो आइसोटॉप नाम है, क्या निकालेगा ये, रेडियो। ठीक है, रेडिएशन निकालेगा। और कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाएगा, ट्रेसर टेक्निक टू ट्रैक बायोकेमिकल पाथवेज। रेडियो आइसोटॉप ट्रेसर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जिससे शरीर में किसी पदार्थ की गति को ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, आपने सुना होगा हमें ये लोकेशन ट्रेस करनी है। ट्रेस करनी है मतलब क्या, हमें क्या करना है, ट्रैकिंग करनी है, उसकी ट्रैक करना है। ठीक है, तो हमें कोई भी पाथवे हो, कोई भी बायोकेमिकल पाथवे, अगर हमें उसकी क्या करनी है, गति को, उसकी गति को हमें क्या करनी है, ट्रैक करनी है। इसी को हम बोलते हैं ट्रेस। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रेडियो आइसोटॉप का प्रयोग करेंगे। तो हमें ट्रेसर स्टडीज जब भी करनी रहेगी हम रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए कैसे मूव करता है। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस हाउ डज डीएनए मूव। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए कैसे मूव करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इन सर्कुलर मोशन, इट्स रिमेन्स स्टिल। तो हम जब भी बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए की मूवमेंट की, ये टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। क्लियर बात है। डीएनए कैसा होता है, डीएनए की अगर हम बात करें नेचर के बारे में, नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए पे। अब डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो आप दुनिया में कोई भी नियम पढ़े हो, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ये चीज़ ध्यान सुना है आपने। तो कोई भी चीज़ अपने अपोज की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अपोज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डीएनए मूव करेगा। किसमें, इलेक्ट्रोफोरेसिस में। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप्स एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। डीएनए में नकारात्मक चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गति करता है। क्लियर बात। क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। एएलटी और एएसटी किसका टेस्ट है। एएलटी एंड एएलटी आर द पार्ट ऑफ विच फंक्शन टेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है, सबसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एएलटी होता है और एएसटी होता है, पहले समझो दोनों है क्या। इसी को हम बोलते हैं ओटीपीटी। ओटीपीटी यानी एसजीओटी, एसजीपीटी, दोनों में से किसको बोलते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो हम बात करें एसजीओटी की तो हम बोलते हैं एएसटी को, और एसजीपीटी की हम बात करें तो बोलते हैं एएलटी को। ये चीज़ भी ध्यान रखना। दूसरी चीज़, एएलटी और एएसटी किसका परीक्षण है, तो हम बात करें आरएफटी का यानी केएफटी का, एलएफटी का, टीएफटी का या लिपिड प्रोफाइल का। तो एएलटी और एएसटी जो होते हैं ये लीवर फंक्शन टेस्ट के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एएलटी, एसजीपीटी एंड एएसटी, एसजीओटी आर लीवर एंजाइम्स। क्या होते हैं, लीवर के एंजाइम्स होते हैं जो एलिवेट कर जाते हैं कब, जब भी लीवर की डिजीज़ होगी, लीवर बीमार होगा
तो ALT और AST दोनों एलिवेट हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ALT और AST लिवर एंजाइम्स हैं जो लिवर के नुकसान में बढ़ जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। RFT में क्रेटिनिन और यूरिया का स्तर क्या दर्शाता है? व्हाट डू क्रेटिनिन एंड यूरिया लेवल्स इन RFT इंडिकेट? RFT को हम क्या बोल सकते हैं? KFT बोल सकते हैं। तो KFT के अंदर पूछ रहा है कि क्रेटिनिन और यूरिया दोनों का लेवल क्या हो जाए? इंक्रीज हो गए। तो ये दोनों अगर लेवल इंक्रीज हो गए तो इन 4 ऑप्शन में से क्या इंडिकेशन होगी? लीवर हेल्थ का डैमेज होगा, किडनी फंक्शन डैमेज होगा, हार्ट के रिदम में कुछ बताएगा, या लंग एफिशिएंसी बताएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रीनल फंक्शन टेस्ट यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। अब किडनी फंक्शन टेस्ट की बात करें तो लंग एफिशिएंसी गलत हो जाएगा, हार्ट रिदम नहीं बताएगा, लीवर हेल्थ LFT में देखते हैं, बचा क्या आपका KFT। तो किडनी के फंक्शन को देखने के लिए हम क्रेटिनिन और यूरिया को स्तर को उसके लेवल को देखेंगे जो कि RFT की इंडिकेशन दिखाएगा। क्लियर बात है। एलिवेटेड यूरिया एंड क्रेटिनिन लेवल सजेस्टेड इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। ठीक है, बढ़े हुए क्रेटिनिन हो गए या यूरिया स्तर हो गई किडनी की खराबी को दर्शाते हैं। बोलते हैं ना, क्रेटिनिन बढ़ जाए, सीरम क्रेटिनिन बढ़ जाए या सीरम यूरिया बढ़ जाए तो किडनी में डैमेज की ओर ये दर्शाएंगे। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। T3 एंड T4 हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? T3 और T4 कौन से ग्रंथि से बनते हैं? पहले समझो T3 और T4 है क्या। T3 को हम बोलते हैं ट्राई आइडो थायरोनिन, ठीक है। और T4 को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा आइडो थायरोनिन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? T4 को ही हम बोलते हैं थायरोक्सिन। तो ये बात हो गई T3 और T4 की। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि ये दोनों किस ग्लैंड से निकलते हैं? पिट्यूटरी से निकलते हैं, एड्रिनल से निकलते हैं, थायराइड से निकलते हैं, पैनक्रियास से निकलते हैं। तो हम जब भी बात करेंगे T3 और T4 की, ये किस ग्लैंड से सिक्रेट किए जाएंगे? ये निकलेंगे थायराइड ग्लैंड से। क्लियर बात है। T3 जिसको हम बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन, ठीक है, आर हार्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। साइनोवियल फ्लूइड किस अंग से संबंधित होता है? साइनोवियल फ्लूइड इज एसोसिएटेड विच पार्ट ऑफ द बॉडी? बहुत ईजी क्वेश्चन है। साइनोवियल फ्लूइड के बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें? बॉडी फ्लूइड्स में। अब साइनोवियल फ्लूइड से बॉडी फ्लूइड से तो बॉडी के किस पार्ट से पाया जाएगा, किस पार्ट में एसोसिएट होगा? ठीक है, क्या लंग्स में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा, ब्रेन में पाया जाएगा, स्टमक में पाया जाएगा, या जॉइंट्स में पाया जाएगा? ठीक है, अब एक एक करके समझो। लंग्स के अंदर हमें क्या मिलता है? लंग के अंदर क्या मिलता है? CSF मिलता है जनरली। स्टमक में क्या मिलता है? गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं। जॉइंट्स के अंदर क्या मिलता है? साइनोवियल फ्लूइड। क्लियर बात है। तो हम जब भी बात करेंगे जॉइंट्स की तो साइनोवियल फ्लूइड की, तो ये कहाँ मिलेगा? हमेशा जॉइंट्स में मिलेगा। क्लियर बात है। तो राइट ऑप्शन आपका C हो जाएगा। साइनोवियल फ्लूइड्स लुब्रिकेट जॉइंट्स एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। अब देखो जॉइंट्स क्या होते हैं। मान लो आपके पैर का घुटना है, अब यहाँ पर आपके घुटने का जॉइंट्स है। अब ये दोनों जब आगे पीछे मूव करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर फ्रिक्शन होगी। दोनों हड्डी आपस में, एक यहाँ से ह्यूमरस आ गई, यहाँ रेडियस अलना, ये दोनों क्या होंगी? आपस में रगड़ेंगी, जिससे क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। अब यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये क्या कर देता है? लुब्रिकेशन प्रदान कर देता है, जिससे आप गाड़ी में क्या करते हो? मोबिल डालते हो, गाड़ी का इंजन स्मूथ हो जाता है, फ्रिक्शन नहीं लगता। ठीक है, ऐसे ही आपका मोबिल का काम करता है साइनोवियल फ्लूइड आपके जॉइंट्स में। उससे क्या होता है? फ्रिक्शन को रिडक्शन हो जाती है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। क्वालिटी कंट्रोल में LJ चार्ट का उपयोग क्यों करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल QC बोलते हैं, हम मशीन्स में लगाते हैं। वाई इज द लेवे जेनिंग्स चार्ट, ठीक है, यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, लेवाई जेनिंग्स चार्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल में। क्यों करते हैं? क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ट्रैक स्टोरेज टाइम, शो सैंपल कलर, मॉनिटर लैब टेस्ट प्रिसीजन, या मेजर टेम्परेचर। अब बताओ LJ चार्ट का उपयोग हम क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, C ऑप्शन राइट हो जाएगा। मॉनिटर करने के लिए लैब टेस्ट की प्रिसीजन्स को। ठीक है, LJ चार्ट क्या होता है? एक ग्राफ होता है दैट मॉनिटर्स द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन्स ऑफ द लेबोरेटरी टेस्ट ओवर टाइम। यह चार्ट लैब की टेस्ट की स्थिरता और शुद्धता को ट्रैक करता है। कौन सा? LJ चार्ट। क्लियर बात है। स्टैंडर्डाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन लैब टेस्टिंग? लैब टेस्टिंग के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन का मेन गोल क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंक्रीज वर्कलोड, सेव टाइम, इंश्योर एक्यूरेसी, या रिड्यूस लाइट। क्लियर बात है। स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? ये एक्यूरेसी को इंश्योर करता है। ठीक है,
इंश्योर एक्यूरेसी, स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट इन डायग्नोस्टिक लैब्स। स्टैंडर्डाइजेशन से परिणाम सटीक और दोहराने योग्य बनते हैं। तो हम जब भी बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन की, तो इसका मेन पर्पस क्या होगा? इसका मेन पर्पस होगा एक्यूरेसी को इंश्योर करने की, ठीक है, एक्यूरेसी लैब में बनी रहे, मशीनों में बनी रहे। क्लियर बात है? आगे बढ़ जाओ। एलिजा में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप से रिलेटेड कोई से भी, चाहे वो आपके स्टेनिंग्स हो गए या कोई भी प्रिकॉशंस हो, उसमें फर्स्ट स्टेप बहुत तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? एलिजा टेस्ट की। एलिजा टेस्ट की फर्स्ट स्टेप ऐड सबस्ट्रेट, ऐड क्रोमोजन, ऐड सैंपल या एंटीजन या वॉश प्लेट। अब बताओ इसमें फर्स्ट स्टेप कौन सी है एलिजा टेस्ट की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सी, जिसको हम बोलते हैं ऐड सैंपल या एंटीजन, ठीक है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा एलिजा के लिए, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज द एडिंग द सैंपल कंटेनिंग द एंटीजन टू द वेल्स। एलिजा की शुरुआत सैंपल जिसमें एंटीजन होता है, ठीक है, को प्लेट में डालने से होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो एलिजा की पहली स्टेप क्या हुई? ऐड सैंपल या एंटीजन। क्लियर? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस चीज़ का अवशोषण मापा जाता है? व्हाट इज द मेजर इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किस चीज़ का अवशोषण, एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं, ठीक है। वेट का, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, डेंसिटी या प्रेशर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबसे हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं लाइट की। अब इसमें हम क्या मेजर कर रहे हैं? अवशोषण को, यानी एब्जॉर्बेंस को। तो सिंपल सी बात है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट को मेजर कर रहे होंगे, ठीक है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर है? किसमें? किसी तत्व द्वारा विशेष वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी किससे डिनोमिनेट करते हैं? लैम्डा से डिनोमिनेट करते हैं। तरंग दैर्ध्य हिंदी में बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। क्लियर बात है? तो हम क्या कर रहे हैं? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज कर रहे हैं हम किसी भी एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट को स्पेसिफिक वेवलेंथ पर, एक स्पेसिफिक लैम्डा पर ऑफ लाइट। क्लियर बात है? किसी तत्व द्वारा विशेष वेवलेंथ की लाइट के अवशोषण को, एब्जॉर्बेंस को मापा जाता है। आगे बढ़ जाओ। किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग आयोडीन स्कैन में होता है? विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड इन आयोडीन थायराइड स्कैन्स? क्लियर बात है? आयोडीन थायराइड स्कैन हम जब भी करेंगे उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग करेंगे? आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, टेक्नीटियम 99 या केजियम 137। ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे कौन सा आयोडीन स्कैन हो गया, बायोकेमिस्ट्री में कोई भी रेडियो आइसोटोप स्कैन हो गया, हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? आयोडीन 131। ये क्वेश्चन तो आप इजी कर लोगे क्योंकि इसमें साफ साफ पूछा गया है आयोडीन स्कैन में, तो आयोडीन एक ही ऑप्शन में आ रहा है, आयोडीन 131। क्लियर बात है? I-131 is absorbed by the thyroid gland and used in diagnosis and treatment of the thyroid disorders. आयोडीन 131 थायराइड द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और थायराइड संबंधी रोगों के लिए उपयोगी है। अब सिंपल सी बात है, देखो थायराइड से कौन सी रोग होती है? थायराइड से क्या होती है? ग्वाइटर। ग्वाइटर यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घेंघा। आपने बचपन में टीवी में ऐड देखा होगा, वो गले में ऐसे सूज जाता है ना, गला मोटा सा फूल जाता है, तो हम क्या बोलते थे कि नमक में आयोडीन की कमी है। नमक में किसकी? आयोडीन की कमी है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, जिससे क्या होगा? ग्वाइटर या घेंघा की समस्या दूर हो जाएगी। और ग्वाइटर में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। सिंपल सी बात है। तो अगर हम थायराइड में क्या करेंगे? थायराइड के लिए अगर हम रोगों के लिए, निदान के लिए, स्कैन्स के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज़ करेंगे जिसमें आयोडीन पड़ा हो? सिंपल सी बात है। तो क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ जाओ। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जेल इन इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रक्रिया है उसके अंदर जेल का मेन फंक्शन क्या है? क्या जेल एब्जॉर्ब करता है लाइट को? जेल स्लो डाउन करता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट को? स्टेरलाइज करता है सैंपल को? या मेजर करता है पीएच को? ठीक है, अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल क्या करेगा? स्लो डाउन कर देगा किसको? मॉलिक्यूलर मूवमेंट को। क्लियर बात है? तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्लो डाउन द मॉलिक्यूल मूवमेंट। क्लियर बात है? जेल एक्ट्स एज अ मीडियम टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स बाय साइज एंड चार्ज। जेल अणुओं को उनके आकार और चार्ज के आधार पर अलग करने में मदद करता है। क्लियर बात है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? स्लो डाउन मॉलिक्यूल मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। बिलिरुबिन का सामान्य स्तर कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल बिलिरुबिन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो LFT या KFT
मैं कभी कभी आपसे क्या क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जैसे मान लो अभी हमने पूछा ओटीपीटी किसके अंदर आते हैं, किस टेस्ट के अंदर आते हैं, या सीरम क्रिएटिनिन या सीरम यूरिया किस टेस्ट के अंदर आते हैं, किसके पार्ट्स हैं, तो ये कभी कभी पूछता है। बाकी जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन एलएफटी केएफटी से क्या पूछता है, नॉर्मल रेंज के बारे में, ठीक है। इसके अंदर इतने सारे टेस्ट हैं, इतने सारे टेस्ट कि सारे के सारे नॉर्मल रेंज आपको याद होने चाहिए और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्लियर बात है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल बिलिरुबिन, तो ये कितना होता है 0.2 से लेके 1.2 mg/dl। क्लियर बात है। एलिवेट कब होता है बिलिरुबिन, इंडिकेट जॉइंटिस और लीवर डिसफंक्शन। अब बिलिरुबिन का रंग कैसा होता है, जनरली येलोविश होता है, तो जॉइंटिस में कैसा शरीर हो जाता है, येलोविश हो जाता है। तो बिलिरुबिन हम क्या बोलते हैं कि बढ़ा हुआ है, सिंपल सी बात है। अब बिलिरुबिन क्या करेगा, अगर बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तो क्या इंडिकेट कर जाएगा, जॉइंटिस हो जाएगी या लीवर डिसफंक्शन को इंडिकेट करेगा बिलिरुबिन का एलिवेटेड रूल, ठीक है। तो बढ़ा हुआ बिलिरुबिन पीलिया या लीवर की खराबी को दर्शाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 0.2 से लेकर 1.2 mg/dl होता है बिलिरुबिन का, टोटल बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज। आगे बढ़ जाओ। CCT क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, ये उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, ये जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में CCT, ये टेस्ट आपने जरूर सुना होगा। इज़ यूज टू एसेस, ठीक है, किसके लिए उपयोग करते हैं, लीवर फंक्शन के लिए, लंग फंक्शन के लिए, किडनी फिल्ट्रेशन रेट के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट अगर एक बार के लिए हटा दो तो क्रिएटिनिन की बात करें तो किसके अंदर हम करते हैं, केएफटी के अंदर करते हैं। यानी किडनी फिल्ट्रेशन रेट की अगर हमें बात करनी हो तो हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट लगा देंगे। क्लियर बात है। इस एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, GFR का फुल फॉर्म क्या आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, इसको एस्टिमेट करता है विच रिफ्लेक्ट किडनी परफॉर्मेंस। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट क्या करता है, GFR को मापता है। EGFR टेस्ट हम करते हैं ना, EGFR ऐसा टेस्ट आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को मापता है कौन सा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, जो कि किडनी के कार्य का सूचक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। TSH स्तर किस ग्रंथि को प्रभावित करता है, अगर TSH लेवल किस ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, TSH लेवल किस ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, पैनक्रियाज, एड्रिनल, थायराइड, लीवर। सिंपल सी बात है। TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब सिंपल सी बात है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है TSH, तो किसको अफेक्ट करेगा, ये सिंपल सी बात है, थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेगा। क्लियर बात है। फ्रॉम किससे निकलता है TSH, पिट्यूटरी ग्लैंड से। रेगुलेट किसको करता है, थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को। क्लियर बात है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला TSH थायराइड हार्मोन के स्रवण को नियंत्रित करता है। निकलता किससे है TSH, तो TSH कभी अगर ऐसा भी पूछ ले किस ग्लैंड से स्रावित होता है तो भूल के भी थायराइड मत लगा देना। थायराइड से आपके T3 और T4 निकलते हैं, ठीक है। TSH आपका कहाँ से आता है, TSH आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड को और हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये सब चीज़ें याद रखना। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। प्लूरल फ्लूइड की सामान्य मात्रा कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड की नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है। प्लूरल फ्लूइड क्या है, एक बॉडी फ्लूइड है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले साइनोवियल फ्लूइड की बात की थी। तो प्लूरल फ्लूइड कहाँ पाया जाएगा सर, प्लूरल फ्लूइड पाया जाएगा आपके लंग्स के अंदर। क्लियर बात है। लंग्स के अंदर प्लूरल फ्लूइड पाया जाएगा। अब इसकी वॉल्यूम कितनी होती है। अच्छा, प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, ये एक्ट करता है लुब्रिकेंट की तरह, यानी लंग में घर्षण ना हो, और यूजुअली प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट्स में। क्लियर बात है। अब इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 1.5 ml, 1 से लेकर 5 ml, 10 से 20 ml, 30 से 50 ml या 100 से 150 ml, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, प्लूरल फ्लूइड की अगर हम बात करें लंग्स में पाया जा रहा है तो 30 से लेकर 50 ml इसकी रेंज होती है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्ट एज अ लुब्रिकेंट इन लंग्स एंड यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। क्लियर बात है। फेफड़ों में घर्षण को कम करने वाला द्रव है और सामान्य रूप से 30 से 50 ml का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एलिजा में कौन सा एंजाइम आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, विच एंजाइम इज कॉमनली यूज्ड इन एलिजा। क्लियर बात है। एमाइलेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। एलाइजा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एलिजा के अंदर हम कौन सा एंजाइम प्रयोग करते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्लियर बात है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज या इसी को हम क्या बोल देते हैं, हॉर्सराइडिस पेरोक्सिडेज इज लिंक्ड टू एंटीबॉडीज इन एलाइजा। एलाइजा में समानता एंटीबॉडी से जुड़ा एल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एलिजा के अंदर हम कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ।
क्वालिटी कंट्रोल में 2HD का क्या मतलब है? व्हाट डज द 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी जिसको हम बोलते हैं 2HD इंडिकेट्स इन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो 2HD का क्या मतलब है क्वालिटी कंट्रोल में? एरर लिमिट, सेफ्टी मार्जिन, नॉर्मल वेरिएशन रेंज या डिवाइस स्पीड, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल में 2HD का, तो 2HD का क्या मतलब होता है? नॉर्मल वेरिएशन रेंज, क्लियर बात है। प्लस माइनस 2HD कवर्स 95% ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लस माइनस 2HD का क्या मतलब है कि 95% परिणाम इस सीमा के भीतर रहने चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल में 2HD का क्या मतलब हुआ? नॉर्मल वेरिएशन रेंज, क्लियर बात है। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बियर लैम्बर्ट्स लॉ किससे संबंधित है? बियर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताई थी। बियर लैम्बर्ट्स लॉ इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड टू पीएच, लाइट एब्जॉर्बेंस, वेट या डेंसिटी, ठीक है। पीएच घनत्व, भार या लाइट के अवशोषण से बियर लैम्बर्ट्स लॉ किससे संबंधित है? तो हम बात करेंगे बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ के संबंधित होता है लाइट के एब्जॉर्बेंस से, किसमें? यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्लियर बात है। It states that absorbance is directly proportional to concentration at path length. बियर-लैम्बर्ट नियम के अनुसार absorbance is equal to concentration into path length into molar absorbability. क्लियर बात है, ये चीज़ ध्यान रखना। स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेव की सामान्य शर्तें क्या हैं? What is the standard autoclave condition for sterilization? स्टेरिलाइजेशन में अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव कंडीशंस की, तो कितनी होती हैं? 100 डिग्री सेल्सियस से 15 मिनट के लिए। ये मैंने बहुत बार मैंने क्लासेस में बताई हैं, सबसे सॉल्व हो जाएंगे। 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 PSI प्रेशर पर 15 मिनट के लिए, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए, क्लियर बात है। तो स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेव की सामान्य शर्तें क्या होती है? नॉर्मल कंडीशंस क्या होती हैं? 121 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 15 PSI का प्रेशर होना चाहिए, 15 मिनट के लिए होना चाहिए, क्लियर बात है। Autoclaving at 121 is under 15 PSI for 15 minutes ensure destruction of microbes, क्लियर बात है। ऑटोक्लेव में 121 डिग्री तापमान और 15 PSI पर 15 मिनट तक रखने पर सभी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ जाओ। एलाइजा में कौन सी तकनीक एंटीजन और एंटीबॉडी की पहचान के लिए प्रयोग की जाती है? विच मेथड इज यूज्ड इन एलाइजा टू डिटेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, क्लियर बात है। हम एलिजा में क्या बात कर रहे हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए कौन सी हम इंटरेक्शन की यूज़ करेंगे, किस मेथड का यूज़ करेंगे? कैलोरीमेट्रिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन या इवेपोरेशन? अब बताओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे एलिजा में एंटीजन और एंटीबॉडी की डिटेक्शन के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? कैलोरीमेट्रिक रिएक्शन यूज़ करेंगे, क्लियर बात है। एलिजा प्रोड्यूस कलर चेंजेस ड्यू टू एंजाइमेटिक रिएक्शन विद सबस्ट्रेट, ठीक है। एलिजा में एंजाइम और सबस्ट्रेट की क्रिया से क्या होता है? रंग बदलता है, कलर बदलता है, जो कि सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। तो एलिजा के अंदर हम जब भी डिटेक्ट करना हो एंटीजन और एंटीबॉडी को, तो हम कैलोरीमेट्रिक रिएक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि एलिजा में क्या होता है? कलर चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम रिएक्शन और सबस्ट्रेट की हेल्प से, क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। ALT एलेनिन ट्रांस एमिनेज का सामान्य स्तर क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ALT एंजाइम इन LFT? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ALT जिसको हम बोलते हैं एलेनिन ट्रांस एमिनेज, इसका नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल रेंज कितनी होती है? किसके अंदर? LFT के अंदर, लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर। 0 से 20 IU/L, 7 से 56 IU पर लीटर, 100 से 150 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर या 200 से 300 इंटरनेशनल पर लीटर पर लीटर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, LFT के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं सारे की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन सबसे बनते हैं। तो ALT की अगर हम बात करें नॉर्मल रेंज की, तो ALT कितना होता है? 7 से 56 IU पर लीटर, क्लियर बात है। ALT इंक्रीज इन लिवर सेल इंजरी और हेपेटाइटिस, ALT का स्तर लिवर डैमेज या हेपेटाइटिस में बढ़ जाता है। तो जब भी लिवर डैमेज होगा या हेपेटाइटिस होगी तो ALT का लेवल बढ़ जाएगा, क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। इलेक्ट्रोफोर्सिस में DNA किस दिशा में मूव करता है? इलेक्ट्रोफोर्सिस DNA मूव्स टुवर्ड विच इलेक्ट्रोड? मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, DNA कैसा चार्ज होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। किस तरफ जाएगा सर? किस तरफ भागेगा? अपने अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, अपोज करने वाले की तरफ भागेगा, यानी पॉजिटिव की तरफ भागेगा। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, क्लियर बात है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एनोड। इलेक्ट्रोफोर्सिस में DNA किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा, क्लियर बात है।
DNA इज नेगेटिवली चार्ज एंड मूव टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज एनोड। DNA नकारात्मक चार्ज के लिए होता है, इसलिए वह धनात्मक चार्ज एनोड की ओर चलता है। प्रोटीन सेपरेशन के लिए कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे उपयुक्त होती है? विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द बेस्ट फॉर प्रोटीन सेपरेशन? हम प्रोटीन सेपरेशन के बारे में बात करें तो उसके लिए कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे उपयुक्त होती, सबसे बेस्ट होती है? पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगरोजेल, HDS पेज या कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, हम बात करें प्रोटीन सेपरेशन की, तो प्रोटीन सेपरेशन में हम कैसे HDS पेज का इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे उपयुक्त होती है प्रोटीन सेपरेशन के लिए। ठीक है, HDS पेज सेपरेट्स प्रोटीन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। HDS पेज प्रोटीन को उसके अणुभार मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर अलग कर देता है। क्लियर बात है, आगे बढ़ जाओ। सीरम क्रेटिनिन के लिए नॉर्मल रेंज क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेटिनिन का नॉर्मल रेंज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम क्रेटिनिन? 0.5 से 1.2 mg पर DL, 1.5 से 2.5 mg पर DL, 2 से 4 mg पर DL या 5 से 10 mg पर DL। तो हम जब भी बात करेंगे सीरम क्रेटिनिन की तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.5 से लेके 1.2 mg पर DL। क्लियर बात है। हाई लेवल्स क्या इंडिकेट करेगा? रीनल डिसफंक्शन को, किडनी में खराबी में सीरम क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। क्लियर बात है, आगे बढ़ जाओ। एलिजा में सबसे महत्वपूर्ण कंट्रोल क्या होता है? विच कंट्रोल इज मोस्ट इसेंशियल इन एलिजा टेस्ट? एलिजा टेस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल क्या होता है? नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल, बोथ A एंड B, या कोई कंट्रोल आवश्यक नहीं होता एलिजा के अंदर। तो हम जब भी बात करेंगे एलिजा में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव एज वेल एज दोनों। ठीक है, तो बोथ A एंड B राइट हो जाएंगे। एलिजा के अंदर दोनों कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव क्या इंश्योर करता है? टेस्ट की सेंसिटिविटी को, और नेगेटिव क्या इंश्योर करता है? स्पेसिफिसिटी को। ठीक है, तो अगर हम बात करें पॉजिटिव कंट्रोल की, ये क्या करेगा? ये सेंसिटिविटी को बताएगा, ये सेंसिटिविटी को बताएगा। और नेगेटिव कंट्रोल क्या करेगा? नेगेटिव कंट्रोल क्या बताएगा? स्पेसिफिसिटी को बताएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल दोनों इसेंशियल होते हैं एलिजा टेस्ट में। क्लियर बात है, आगे बताओ। ब्लड पीएच की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड, लास्ट क्लास में बताई थी ब्लड की पीएच रेंज क्या होती है। अगर हम रेंज के बारे में बात करें 7.35 से 7.45, और अगर एक स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें तो 7.4 अप्रॉक्स मान के चलते हैं ब्लड की पीएच के बारे में। नेचर कैसा है? स्लाइटली एल्कलाइन है। क्लियर बात है, ये चीज़ ध्यान रखना। pH बिलो 7.35 इंडिकेट एसिडोसिस और एबव 7.45 इंडिकेट्स एल्केलोसिस। ठीक है, अगर pH 7.35 से कम हो जाएगा तो एसिडोसिस हो जाएगी, सिंपल सी बात है, और 7.45 से अधिक हो जाएगा तो एल्केलोसिस माना जाएगा। क्लियर बात है, आगे बढ़ जाओ। लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ में एब्जॉर्बेंस किस पर निर्भर करता है? इन लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ एब्जॉर्बेंस डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ, वोल्टेज, प्रेशर या pH। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। इसमें क्या होता है? लाइट एब्जॉर्बेंस होता है, प्रिंसिपल इसका यही होता है। इसमें एब्जॉर्बेंस किस पर डिपेंड होता है? तो कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ पर, वोल्टेज पर, प्रेशर पर या pH पर। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ पर। ठीक है, एब्जॉर्बेंस क्या होती है? एप्सिलॉन इंटू L इंटू C, यानी मोलर एब्जॉर्बिटिविटी इंटू पाथ लेंथ इंटू कंसंट्रेशन। लैम्बर्ट्स बियर्स नियम के अनुसार एब्जॉर्बेंस सीधे कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है, यानी एब्जॉर्बेंस के बारे में हम बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पाथ लेंथ के और कंसंट्रेशन के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ में एब्जॉर्बेंस किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पर, पाथ लेंथ पर। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो सिंपल सी बात है एब्जॉर्बेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो जाएगी तो सिंपल सी बात है पाथ लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात है, ये सब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे बढ़ जाओ। स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज इनइफेक्टिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर हम ऑटोक्लेव कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन से, ऑटोक्लेविंग में क्या होती है? मॉइस्ट हीट यूज़ की जाती है, मॉइस्ट हीट यूज़ की जाती है। टेम्परेचर मैंने बता दिया 121, 15 PSI प्रेशर 15 मिनट के लिए। क्लियर बात है। ऑटोक्लेव में द्वारा कौन सा जीवाणु समाप्त नहीं होता? कौन सा फॉलोइंग समाप्त नहीं होता? फंजाई, वायरसेस, प्रोयॉन्स या बैक्टीरिया। अब हम बात कर रहे हैं ऑटोक्लेव की, फंजाई, वायरस और बैक्टीरिया ये तीनों समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो प्रियॉन्स होते हैं ये डेड नहीं होंगे। ठीक है, प्रियॉन्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू हीट होते हैं और स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव। प्रियॉन्स होते क्या है? ये क्या होते हैं? प्रोटीन पार्टिकल्स, फोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं? हाईली रेजिस्टेंट होते हैं किसके खिलाफ? हीट के खिलाफ। इनको हीट से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट है और स्टैंडर्ड ऑटोक्लेविंग पे ये इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रियॉन्स उच्च तापमान और ऑटोक्लेव के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। आगे बढ़ जाओ। क्वालिटी कंट्रोल में कंट्रोल चार्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है?
वाई आर द कंट्रोल चार्ट यूज इन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में कंट्रोल चार्ट किसके लिए उपयोग करते हैं? ट्रैक टेम्परेचर, ट्रैक टेस्ट एक्यूरेसी, ट्रैक वेट या ट्रैक लाइट। ठीक है, अब हम क्वालिटी कंट्रोल में जो कंट्रोल चार्ट आता है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं? टेस्ट की एक्यूरेसी को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल चार्ट मॉनिटर लैब परफॉर्मेंस ओवर द टाइम एंड डिटेक्ट एरर्स। कंट्रोल चार्ट प्रयोगशाला में टेस्ट के परिणामों की गुणवत्ता और कंसिस्टेंसी को ट्रैक करता है। आगे बढ़ जाओ। किस उपकरण का उपयोग किसी घोल की एब्जॉर्बेंस को मापने के लिए किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसमें अगर हमें किसी सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस को अगर हमें डिटेक्ट करना हो, डिनोमिनेट करना हो, तो कौन सा उपकरण का उपयोग करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑटोक्लेव या इंक्यूबेटर। क्लियर बात है। तो हमें किसी भी घोल की एब्जॉर्बेंस अगर नापनी हो तो सेंट्रीफ्यूज में हम क्या करते हैं? पार्टिकल सेपरेट करते हैं। ऑटोक्लेव हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऑटोक्लेव हम बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके स्पोर सहित नष्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंक्यूबेटर एक स्पेसिफिक हीट देने के लिए, तापमान देने के लिए उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग करते हैं हम एब्जॉर्बेंस के लिए। क्लियर बात है। एन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर्स हाउ मच लाइट इज एब्जॉर्ब बाय अ सैंपल एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, यह उपकरण किसी सॉल्यूशन द्वारा विशेष वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को मापता है। क्लियर बात है। एलाइजा टेस्ट में कौन सा एंजाइम कॉमनली यूज किया जाता है? विच एंजाइम इज कॉमनली यूज इन एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट के अंदर कौन सा एंजाइम कॉमनली यूज करता है? डीएनए पॉलीमरेज, हॉर्सेराडिस, पेरोक्सिडेज, एचआरपी, एमाइलेज या यूरिएज। ठीक है, अब देखो हम जनरली एलाइजा में कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एचआरपी का इस्तेमाल किया जाता है। हॉर्सेराडिस पेरोक्सिडेज जिसको बोलते हैं इज वाइडली यूज इन कलर डेवलपमेंट इन एलाइजा। एलाइजा में एचआरपी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रंग उत्पन्न करता है जिससे पॉजिटिव रिएक्शन पता चलता है। क्लियर बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। लीवर फंक्शन टेस्ट में एएलपी का नॉर्मल रेंज कितना है? नॉर्मल रेंज इन एएलपी इन एलएफटी, मैंने बताया था नॉर्मल रेंज सारे टेस्ट के याद होने चाहिए, चाहे एलएफटी के सारे टेस्ट हो या केएफटी के सारे टेस्ट हो। ठीक है, 10 से 50 इंटरनेशनल यूनिट, 40 से 130 IU पर लीटर, 100 से 250 IU पर लीटर या 200 से 500 IU पर लीटर। अब बताओ। ठीक है, तो इसका कितना होता है नॉर्मल रेंज? 40 से 130 IU पर लीटर होता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज राइज इन बाइल ऑब्स्ट्रक्शन एंड बोन डिजीजेस। ठीक है, एएलपी को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन फॉस्फेटेज बोलते हैं पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये कब राइज होगी, कब बढ़ेगी? बाइल ऑब्स्ट्रक्शन हो या साथ के साथ कोई बोन डिजीज हो। ठीक है, इस स्तर में इन केसेस में एएलपी का स्तर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर बात है। एएलपी का स्तर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और हड्डी की बीमारियों में बढ़ जाता है। क्लियर बात है। आगे चलो। बफर सॉल्यूशन के लिए किसके लिए प्रयोग करते हैं? व्हाट इज द यूजेस ऑफ बफर सॉल्यूशन इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर बफर सॉल्यूशन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हीटिंग सैंपल्स, डीएनए रेप्लिकेशन, मेंटेन पीएच या सेपरेट लिपिड्स। ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे बफर सॉल्यूशन की किसके बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो बफर सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल करते हैं मेंटेन पीएच के लिए। बफर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? वीक एसिड होती है प्लस साथ में साथ इसका कॉन्जुगेट बेस होता है। क्लियर बात है। ये पीएच को चेंज में रेजिस्ट करता है, पीएच की चेंज के लिए विरोध करता है। ठीक है, इसलिए हम मेंटेन करते हैं पीएच को बफर सॉल्यूशन द्वारा। क्लियर बात है। बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस इज एडेड। ठीक है, बफर सॉल्यूशन पीएच को स्थिर बनाने में मदद रखता है। सीसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? थोड़ी देर पहले बताया था। मेन पर्पस ऑफ क्लिस्टरीन क्लियरेंस टेस्ट, लीवर फंक्शन, हार्ट फंक्शन, किडनी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी या एंजाइम एनालिसिस। ठीक है, तो सीसीटी हम क्यों करते हैं? किडनी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम किडनी क्लियरेंस टेस्ट करते हैं। क्या एस्टिमेट करता है? जीएफआर को, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, और किडनी फंक्शन या किडनी की छानने की क्षमता को आंकने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ जाओ। एलिजा टेस्ट किस प्रकार का इम्यूनो एसे है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, सबसे हो जाएगा। एलिजा टेस्ट इज विच टाइप ऑफ इम्यूनो एसे? रेडियो एक्टिव होता है एलिजा, क्रोमेटोग्राफिक होता है एलिजा, एंजाइम लिंक्ड होता है एलिजा या कलरलेस होता है। अब जिसको भी एलिजा का फुल फॉर्म पता होगा 2 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एजे। ठीक है, ये होता है एलिजा का फुल फॉर्म। क्लियर बात है। अब एलिजा में हम क्या बोल रहे हैं? एंजाइम लिंक, शुरू में ही ना बोला हमने, एंजाइम लिंक्ड। क्लियर बात है।
तो एलिजा किस प्रकार का इम्यूनो एसे है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है, ठीक है। तो एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे होता है। एलिजा इक्वल टू एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिजा एक एंजाइम आधारित प्रतिरक्षा परीक्षण होता है। कौन सा इंडिकेटर यूनिवर्सल बफर सॉल्यूशन के लिए यूज होता है? विच इंडिकेटर इज यूज फॉर यूनिवर्सल बफर सॉल्यूशन? हम यूनिवर्सल बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इंडिकेटर यूज होता है? मेथाइल ऑरेंज, फिनॉल्फथैलीन, ब्रोमोथाइमोल ब्लू या पीएच पेपर, ठीक है। तो हमें इंडिकेट करना हो अगर यूनिवर्सल बफर सॉल्यूशन को, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पीएच पेपर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर कंटेन मल्टीपल इंडिकेटर सोन थ्रू पीएच पेपर। पीएच पेपर रंग बदलकर बफर का पीएच दिखा सकता है, ठीक है। क्लियर बात है, आगे बढ़ जाओ। एलिजा में सबस्ट्रेट कौन सा प्रयोग होता है जो रंग देता है, ठीक है। व्हिच सबस्ट्रेट इज यूज्ड इन एलिजा टू गिव कलर? एलिजा के अंदर हम क्या करते हैं? कलर देखते हैं ना। कलर कौन देता है? कलर कौन देता है? कौन सा सबस्ट्रेट देता है, ठीक है। टीएमबी देता है, जिसको हम बोलते हैं टेट्रा मेथाइल बेंजीडीन। स्टार्च देता है, ग्लूकोज देता है, ये यूरिया देता है, ठीक है। तो एलिजा के अंदर सबस्ट्रेट कौन सा प्रयोग होगा जो कि कलर देगा? वो होता है टीएमबी, टेट्रा मेथाइलिन बेंजीडीन, ठीक है। टीएमबी रिएक्ट्स एचआरपी एंड प्रोड्यूस ब्लू कलर। टीएमबी एचआरपी के साथ मिलकर लीला रंग उत्पन्न करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। रेडियो आइसोटॉप कॉमनली यूज इन बायोकेमिस्ट्री लैब। कौन सा? बायोकेमिस्ट्री लैब में रेडियो आइसोटॉप जनरली प्रयोग करते हैं कार्बन 12, आयोडीन 131, यूरेनियम 238 या नाइट्रोजन 14। तो हम कौन सा रेडियो आइसोटॉप जनरली यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री लैब में? हम यूज़ करते हैं आयोडीन 131। क्लियर बात है। आयोडीन 131 इज यूज फॉर थायराइड फंक्शन टेस्ट, टीएफटी के लिए यूज़ करते हैं। आयोडीन थायराइड जांच में प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ जाओ। देखो हम स्पीड थोड़ा सा आज फास्ट रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आज छोटे छोटे हैं, इजी हैं और जनरली टॉपिक भी अच्छे हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप होकर हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि टाइम भी कम है। 11 तारीख को एनएचएम का एग्जाम है, इसलिए हम थोड़ी सी स्पीड आज बढ़ा के रख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रेडियो आइसोटॉप इन बायोकेमिस्ट्री? प्राइमरी रोल आइसोटॉप क्या होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर? टू मेजर एंजाइम एक्टिविटी, टू स्टडी मेटाबॉलिक पाथवे, मॉनिटर सेल ग्रोथ या प्यूरिफाई प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्राइमरी रोल रेडियो आइसोटॉप का बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? सिंपल सी बात है, रेडियो आइसोटॉप का हम क्यों करते हैं? ट्रेस अमाउंट के लिए, ट्रेसिंग के लिए, तो स्टडी मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए, ठीक है। रेडियो आइसोटॉप आर यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री टू ट्रेस द मूवमेंट ऑफ molecules through metabolic pathway. They allow scientists to track specific molecule and reaction in living organism. रेडियो आइसोटॉप का उपयोग जैव रसायन में मेटाबॉलिक रास्तों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। वे जीवित जीवों में विशिष्ट अणुओं और प्रतिक्रियाओं का पालन करने में वैज्ञानिकों की मदद करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। विच आर द फॉलोइंग इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रोफोरेसिस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मार्क करो। मेन प्रिंसिपल क्या? किसका? इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज, सेपरेशन बेस्ड ऑन चार्ज, सेपरेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, सेपरेशन बेस्ड ऑन वोलाइलिटी, ठीक है। अब सिंपल सी बात मुझे बताओ, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या कर रहे थे? डीएनए क्या हो रहा था? निगेटिव चार्ज था और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा था। क्लियर बात है। अब यानी हम सिंपल सी बात है, सेपरेशन कर रहे होंगे किसके बेस पर? चार्ज के बेस पर। सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्क बाय सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन हो गई, न्यूक्लिक एसिड हो गई, बेस्ड ऑन देयर चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफोरेसिस चार्ज के आधार पर अणु हो गए, प्रोटीन्स हो गए या न्यूक्लिक एसिड, इनको अलग करता है। जब उन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चार्ज वाले कण विपरीत ध्रुवों की तरफ बढ़ जाते हैं। क्लियर बात है, आगे बढ़ जाओ। द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर इन बायोकेमिस्ट्री इंक्लूड्स। लीवर का मेन फंक्शन क्या है बायोकेमिस्ट्री के अंदर? ब्लड फिल्ट्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन ब्रेकडाउन या कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सब ऑप्शन तो आप कर दोगे गलत, आपके पास क्या होगा? इन 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जब भी हम बात करेंगे लीवर के फंक्शन की, तो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ब्रेकडाउन नहीं करता, ठीक है। हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और डिटॉक्सिफिकेशन करेगा लीवर। क्लियर बात है। द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन हो गई, क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए, और आल्सो डिटॉक्सिफाई करेगा हार्मफुल सब्सटेंसेस को फ्रॉम द ब्लड। यकृत प्रोटीन का संश्लेषण करता है जैसे एल्ब्यूमिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स। यह रक्त से हानिकारक पदार्थों को भी विसर्जित करता है। आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर्स रीनल फंक्शन? रीनल फंक्शन में कौन सा टेस्ट लगाते हैं? थायराइड फंक्शन टेस्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट GFR,
लीवर फंक्शन टेस्ट या यूरिक एसिड टेस्ट। तो रीनल फंक्शन के अंदर इनमें से क्या होता है, थायराइड होता है, टीएफटी के अंदर होता है, एलएफटी तो अलग ही टेस्ट है, यूरिक एसिड और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। अब बताओ, तो हम रीनल फंक्शन के लिए हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट यूज़ करेंगे। और यहाँ पर रीनल फंक्शन ना देके अगर हम बात करें KFT तो उसके अंदर फिर आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता, तब फिर यूरिक एसिड भी ऑप्शन सही लगता आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम रीनल फंक्शन के बारे में बात करें तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, GFR। क्लियर बात है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट GFR इज अ टेस्ट यूज टू मेजर किडनी फंक्शन बाई असेसिंग हाउ वेल किडनी फिल्टर ब्लड, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट GFR एक परीक्षण है जो कि किडनी की कार्यप्रणाली को मापता है। यह मूल्यांकित करता है कि किडनी रक्त को कितनी अच्छी तरीके से फिल्टर करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। द थायराइड फंक्शन टेस्ट प्राइमरली एक्सेस द लेवल ऑफ विच हार्मोन। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है थायराइड फंक्शन जो होता है ये टेस्ट प्राइमरली किससे एक्सेस करता है, किसके लेवल से एक्सेस करता है, किस हार्मोन के लेवल से एक्सेस करता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल या ग्रोथ हार्मोन। सिंपल सी बात है, ये तीनों होंगे नहीं थायराइड टेस्ट में आपके। बचा क्या, TSH जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है। TSH जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द थायराइड फंक्शन टेस्ट इज मेनली मेजर द लेवल ऑफ द TSH टू एक्सेस द थायराइड एबिलिटी टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। थायराइड का कार्य परीक्षण मुख्य रूप से TSH या थायराइड उत्तेजक हार्मोन के स्तर को मापता है ताकि थायराइड हार्मोन के उत्पादन की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। क्लियर बात है। विच बॉडी फ्लूइड इज प्राइमरली यूज्ड इन डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ इन्फेक्शन। आपके पास 4 बॉडी फ्लूइड्स दिए गए हैं। इसको हम जनरली या प्राइमरली डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए किस इन्फेक्शन के लिए किसका टेस्ट लगाते हैं, ब्लड का, यूरिन का, CSF का या सलाइवा का। तो इसमें अगर हम बात करें इन्फेक्शन के बारे में, इन्फेक्शन में हम जनरली किसका प्राइमरी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का या CSF का। CSF इज कॉमनली टेस्टेड फॉर इन्फेक्शंस स्पेशली इन केसेस ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है, या इंसेफेलाइटिस। इज आल्सो यूज टू डायग्नोज कंडीशंस अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CSF का उपयोग सामान्यतः संक्रमणों के लिए किया जाता है, विशेषकर मेनिंजाइटिस हो गई, एंसेफेलाइटिस हो गई। इन मामलों में इसका उपयोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या CNS को प्रभावित करने वाली स्थितियों का निदान करने के लिए भी किया जाता है। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन बायोकेमिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग, ठीक है। बहुत बार मैंने क्वेश्चन अभी 2-3 बार करा चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज आपको थोड़ा टफ दिए गए हैं। आपको क्या खोजना है, अगर हम बात करें क्वालिटी कंट्रोल की तो क्या करेंगे, एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे और रिलायबिलिटी पर ध्यान देंगे। सिंपल सी बात है। एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर दैट लेबोरेटरी टेस्ट्स आर रिलायबल, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट ओवर द टाइम। इट इन्वॉल्व द यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल सैंपल्स टू वेरीफाई द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट। गुणवत्ता नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि प्रयोगशाला परीक्षण विश्वसनीय है, सटीक है और समय के साथ स्थिर है। क्लियर बात है। इसमें परीक्षणों की कार्यक्षमता को स्थापित करने का मानक और नियंत्रण नमूनों का उपयोग किया जाता है। विच मेथड इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इन द लेबोरेटरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन इन लेबोरेटरीज, डायलिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी या सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हम जब भी बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इज वाइडली यूज फॉर प्यूरिफाइंग प्रोटीन्स। इट सेपरेटेड प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर साइज, चार्ज एंड एफिनिटी फॉर सर्टेन सबस्टेंसेस। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग प्रोटीन को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यह प्रोटीन को उनके आकार, चार्ज या कुछ पदार्थों के लिए आकर्षण के आधार पर करता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम बात करें जब भी प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन की तो हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे। What is the principle behind the use of UV and visible light spectroscopy in biochemistry? अब सिंपल सी बात है, हम तब से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किससे होगी, लाइट के एब्जॉर्बेंस से संबंधित होगी। अब लाइट का एब्जॉर्बेंस, यहाँ पर लाइट इमिशन दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज गलत हो जाएगा, प्रेशर चेंज गलत हो जाएगा। लाइट एब्जॉर्बेंस बाय मॉलिक्यूल, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्लियर बात है। Measurement of light absorbance by molecule. UV and visible light spectroscopy measures the absorption of light by molecules which help the identifying and equatifying compound such as protein or nucleic acid. UV और दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रोस्कोपी अणुओं द्वारा प्रकाश अवशोषण को मापती है जो कि यौगिकों की पहचान और मापने में मदद करते हैं, जैसे प्रोटीन हो गई, न्यूक्लिक एसिड हो गई। क्लियर। एलिजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इज प्राइमरली यूज टू डिटेक्ट। एलिजा क्या किसकी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हैवी मेटल पॉइजनिंग,
या हार्मोनल इम्बैलेंस। अब ये सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये दोनों तो आप गलत कर दोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये दोनों एलिमिनेट कर दोगे। अब वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसमें कंफ्यूज हो गया आप एलिजा, ठीक है। एलिजा की हम बात करते हैं तो एक एग्जांपल याद रखो, एलिजा हम जनरली HIV टेस्ट के लिए कई बार करते हैं ना। HIV क्या होता है? वायरस होता है, सिंपल सी बात है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो हम वायरल इन्फेक्शंस के लिए एलिजा करते हैं जनरली, ठीक है। एलिजा इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट वायरल इन्फेक्शन बाय आइडेंटिफाइंग एंटीबॉडीज या एंटीजन इन द ब्लड। इट आल्सो यूज टू मेजर हार्मोन लेवल्स एंड डिटेक्ट सम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। कई केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपका राइट है, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन अगर हम कॉमनली प्राइमरली की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, क्लियर बात है। एलिजा का सामान्यतः वायरल संक्रमणों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि रक्त में एंटीबॉडी या एंटीजन की पहचान करता है। इसका उपयोग हार्मोन स्तर को मापने और कुछ बैक्टीरियल संक्रमणों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल आज 250 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन और जो बचे हुए टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री से, उससे सॉल्व कर लेंगे कल के लेक्चर में, क्लियर बात है। अब जिनका भी एग्जाम है 11 तारीख को, उनके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर देना। आके पेपर देके जरूर बताना कि सर जो आप पढ़ाए उसमें से आया नहीं आया, ये तो अलग की बात है, ठीक है। जरूर अपना राय देना, फीडबैक देना, पढ़ाए वो पसंद आया होगा तो आगे भी जुड़े रहना, फ्यूचर में भी काम आएंगे, ठीक है। बाकी लोग जुड़े रहेंगे साथ के साथ, क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे देना। साथ के साथ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, तो वो भी ज्वाइन करके रख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।